Hello everyone, very good morning to all of you. एक बार ऑडियो को कंफर्म कीजिए, वी आर लाइव नाउ। एक बार ऑडियो को कंफर्म करेंगे। आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम पैरेलल रिएक्शंस के बारे में कुछ पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसको आप रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। उनकी काइनेटिक्स के बारे में हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। जल्दी से एक बार सभी कनेक्ट करेंगे, ऑडियो का कंफर्म करेंगे सभी लोग। चलिए जी, तो यहाँ अपना काइनेटिक्स का जो मामला चलेगा, एक तो हमने जब लास्ट टाइम nth ऑर्डर के बारे में पढ़ा था, कुछ उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जो आपको लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूले बताए थे, उसी फॉर्मूले के बेस्ड पे जितना क्वेश्चंस बनेगा, आज पहले तो क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, जो आपको ऐसी रिएक्शन दिखने को मिलती है ना, इनको काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोल सकते हो, कि जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में उस टाइप के काइनेटिक्स का क्या क्या केस बनता है, कैसा केस बनता है, बिल्कुल आज स्टार्ट से करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, कल जो डिस्कस किया था उसके बेस पे हम जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी शेयर कर दिया जाए वीडियो, सभी अपने दोस्तों के साथ सबको बुला लिया जाए। इसके अलावा जान लो साहब, आपके लिए ऑफर चल रहा है 23 से लेकर 30 सितंबर तक। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन के अंदर, जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर इनरोल होते हैं, तो आपको वैलिडिटी पीरियड मिलेगा 14 मंथ का, मतलब 2 महीने का आपको क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा बैच चल रहे हैं सर, फिजिकल साइंस का आउटसाइड बैच, कॉमर्स बैच जिसमें रिवीजन बैच चल रहा है, और ये चला है 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आउटसाइड बैच 15 सितंबर से है। एमसीक्यू बैच कॉमर्स के लिए फिर से 15 सितंबर से अलग बैच स्टार्ट है। केमिकल साइंस का एक और बैच स्टार्ट है 23 से। और स्पेशल क्लासेस की अगर हम बात करें, स्पेशल क्लासेस की अगर फीचर्स की बात करें, तो आपको पोल, रेज हैंड, नेवर मिस ए कॉल और लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। पोल बोले तो आपको अपना पता चलता रहता है कि आपका तैयारी किस लेवल का हो रहा है। रेज हैंड वाला, आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप बात कर सकते हैं एजुकेटर से। नेवर मिस ए कॉल, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है हर आने वाली क्लास का, अपकमिंग क्लास का जो चल रहा है लाइव होगा 5 मिनट में, ऐसे लेक्चर नोट्स मिल जाता है क्लास के बाद। एनी टाइम एनीवेयर मीन्स आप लाइव भी देख सकते हो, एज वेल एज लेक्चर्स को रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ये अपने कोर्स चल रहे हैं। स्पेशल क्लास पे जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज चला हुआ है, एज वेल एज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कुछ पार्ट मैंने 13-14 पार्ट कंप्लीट किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो इन क्लासेस को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, BCAM10 कोड यूज करके इन क्लासेस को आप क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। ये सारी क्लासेस क्या है, फ्री क्लासेज है। अनअकैडमी लर्नर ऐप के ऊपर ये सारी फ्री क्लासेज है। इनको आप अनलॉक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, BCAM10 कोड यूज कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक लेक्चर आप देख सकते हो, कितना मुन्ना लोग देखता है। 3 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस हाइक करने वाला है दोस्तों। अगर कोई भी मुन्ना की वजह से थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ है, क्लास दोबारा एक बार चल पड़ा है सही से, चल रहा है अब बिल्कुल ओके एकदम से। ठीक है, तो इसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ का आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 10% डिस्काउंट भी पा सकते हैं BCAM10 कोड यूज करके। ठीक है, इसके अलावा आइकॉनिक में 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, यहाँ भी आप 10% डिस्काउंट पा सकते हैं BCAM10 कोड यूज करने के बाद। ठीक है, अगर हम चलते हैं आगे, पे करने के मेथड है ये। इसके अलावा बग्स बंटी, और ये आपको लगता ही है कि लाइक करना चाहिए वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अभी। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, और अब हम अपना आज का सेशन लेके चलते हैं जहाँ से हमने एंड किया था लास्ट टाइम। चलिए जी, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है सबसे पहले। आज पहला क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 1। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी। सभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे एक बार जल्दी से। सभी मुन्ना लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करो भाई। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, फटाफट से आ जाओ सभी। मैंने शेयर कर दिया तुमको वीडियो, और जल्दी से आ जाइए बस।
फटाफट से एकदम से, और आंसर दीजिए क्या होगा। कल डिस्कस किया था हमने ये वाला। आपसे पूछ रहा है कोई पार्टिकुलर रिएक्शन के लिए, आपको बोल रहा है कोई पार्टिकुलर रिएक्शन विद इनिशियल कंसंट्रेशन, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है ऑफ द रिएक्टेंट A1 और A2, हाफ लाइफ पीरियड आपसे T1 और T2 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। आपको ऑर्डर बताना है, इसके लिए आपको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर करेंगे सभी, एक बार सभी जल्दी से आंसर करेंगे। कैसे करोगे, जल्दी आंसर करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये लास्ट टाइम हमने कल डिस्कस किया था, ये हमने कल डिस्कस किया था ये वाला। हाँ जी, आंसर दीजिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर कीजिए, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैं तुमको ये करवा चुका हूं, लास्ट लेक्चर में तुमको ये करवा चुका हूं ये वाली चीज, अगर किसी को याद हो तो। कोई आंसर देना चाहेगा, ए बी सी और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा, या ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा, क्या लग रहा है। चलिए देखिए, मैं दोबारा आपको सोल्व करवा देता हूँ ये चीज। कल हमने देखा था, कल आपने क्या देखा था, मैंने आपको एक लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम के लिए nth ऑर्डर का एक फॉर्मूला बताया था कि कभी भी टी हाफ निकालना है तो वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर n-1। ये वाला मैंने आपको कल एक रिलेशन बताया था nth ऑर्डर के लिए, 1 इंटू ए की पावर n-1। मैंने बोला था टी हाफ आपको दिया मिलेगा रिएक्शन में, जैसे यहाँ T1 और T2 दो टी हाफ दिए हुए हैं, दो कंसंट्रेशन दी हुई है, और आपसे रिलेशन पूछता है। तो रिलेशन के लिए मैंने कल आपको बोला था कि मैं मान लेता हूँ इसको, ये वाला मेरे पास क्या है, फर्स्ट टी हाफ है, क्या है, फर्स्ट टी हाफ है, T1 है मान लीजिए, ये क्या है, T1 है, और टी हाफ जो दूसरा है उसको मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया, और कंसंट्रेशन ये n-1 है, तो इसको कंसंट्रेशन आप क्या मानोगे, A1 मान लो, और एक को A2 मान लेंगे, बस 1/A2 n-1। यहाँ तक सबको क्लियर है ये वाली बात, यहाँ तक सबको क्लियर होनी चाहिए ये वाली बात, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ किसी nth ऑर्डर के लिए, तो आपको पता है कि अगर साहब हमको ये चीज़ है कि यहाँ T1 के रिस्पेक्ट में A1 कंसंट्रेशन है और T2 के रिस्पेक्ट में A2 कंसंट्रेशन है। जब मैं दोनों का अगर देखो, अगर दोनों को मैं डिवाइड कर दूं टी हाफ अपॉन टी हाफ, तो आप देखोगे ये अगर सेकंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट है, मतलब T2 अपॉन T1 किया, तो आपको पता है कि जब T1 है तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, A1 है, मतलब यहाँ T2 ऊपर है तो नीचे कौन आएगा, A1 n-1, और इधर ऊपर कौन आएगा, सॉरी इधर T2 आएगा, और इधर कौन आएगा, T1 आएगा, n-1। आपके पास ये रिलेशन बनेगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टी हाफ अपॉन टी हाफ, और ये क्या है, अलग अलग लिखता हूँ इसको, ये क्या है, T2 है, ये 2 वाला है और ये 1 वाला है, और इक्वल टू मैं A1/A2 कर लूँ और n-1 लिख देता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, बट ऐसा रिलेशन हमको दिया नहीं हुआ कोई भी, हमें लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है। तो मैंने बोला था आपको लॉग की फॉर्म में बनाने के लिए दोनों तरफ क्या ले लो, टेक लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग ले लो दोनों तरफ, और जब दोनों तरफ लॉग लिया तो हमारे पास क्या बना, लॉग टी हाफ अपॉन लॉग टी हाफ, ये T2 का था, ये T1 का था, और इधर मेरे पास क्या बनेगा, ये 1 है, A1 अपॉन A2 और n-1, और इसके आगे क्या आ जाएगा, लॉग आ जाएगा। तुमको पता है कि ये तो सेम है सर, ये तो क्या हो जाएगा, एज इट इज ऐसा ही रहेगा, इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, n-1 लॉग A1 अपॉन A2। यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो, आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, nth ऑर्डर निकालना है, आपको n की वैल्यू निकालनी है, और n की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैंने कल भी बताया था आपको, इस n-1 को एक साइड रखते हैं, इस पूरी टर्म को, इस पूरी टर्म को इस टर्म के नीचे ले आते हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी इधर, log टी हाफ अपॉन log टी हाफ, और ये किस किस का है, ऊपर 2 है नीचे 1 है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, log A1 अपॉन A2, और ऊपर आपको पता है कि A1 है और नीचे A2 है, और ऊपर देखिए 2 1 है, और इधर मेरे पास क्या है, n-1 है। आपको n निकालना है तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, इस n को इधर रखोगे, n को क्या करोगे, इधर रखोगे, इक्वल टू 1 प्लस करोगे, 1 प्लस और पूरा टर्म ये वाला, पूरा ये वाला टर्म, और इसके प्लस में 1 आ जाएगा, इधर n बच जाएगा। अब देखो, अगर
प्लस का साइन है दोनों के बीच में, लॉग वाली टर्म के प्लस का साइन है, तो ऊपर देखो टी ऑफ दूसरे का बाय टी ऑफ पहले का। कंसंट्रेशन की बात करते हैं लॉग के अंदर, ये लॉग है भाई, ठीक है, ये लॉग है। लॉग के अंदर पहले का कंसंट्रेशन अपॉन सेकंड का कंसंट्रेशन, पहला ऑप्शन देखो T2 है ऊपर अपॉन T1, ये क्या है टी ऑफ और टी ऑफ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने पूरा टी ऑफ लिखा है, आप ऐसे लिख सकते हो T2 और T1, क्योंकि उसने बता दिया हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो मैंने देखा कि पहले 2 वाले का हाफ लाइफ टाइम डिवाइड बाय पहले का, दूसरे का अपॉन पहले का। नीचे देखो यहाँ इसने A1 अपॉन A2 किया, नहीं A1 अपॉन A2 होना चाहिए था, यहाँ A2 बाई A1 किया हुआ है, होना क्या चाहिए A1 अपॉन A2, पहला नहीं हो सकता साहब। दूसरे में देखो प्लस का साइन गायब किया हुआ है, इसने क्या किया है T1 अपॉन T2। तीसरे में देखो प्लस का साइन भी है, ऊपर T1 है तो T2 है, नीचे देखो अपोजिट है, अगर ऊपर T1 है तो नीचे क्या आएगा A2 अपॉन A1 आएगा, मतलब T1 के साथ इनवर्सली होता है A1 और T2 के साथ इनवर्सली होता है A2। बस ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। कितने लोगों को क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? कितने लोगों को क्लियर हो गया भाई? क्या ये मामला क्लियर हुआ तुमको? जल्दी से बोलिएगा, यहां तक क्लियर हुआ सबको? इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। यहां तक मेरे को लगता नहीं कि किसी को डाउट होगा। आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, क्या आएगा, कैसे सोल्व करोगे? कहता है कि 300 डिग्री 300 केल्विन के ऊपर है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ ए सैंपल ऑफ गैसियस कंपाउंड इनिशियली 1 atm इज 100 सेकेंड, व्हेन प्रेशर इज 0.5 एटमॉस्फेयर, हाफ लाइफ टाइम इज 50 सेकेंड। तो आपको क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो जो मैंने कल आपको करवाया nth ऑर्डर का, उसी के बेस पे आपको आंसर है देना है। एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये nth ऑर्डर वाले जो कल फॉर्मूले करवाए थे, उनके बेस पे इजीली आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। एक बार ट्राई कीजिएगा सभी। 60 सेकंड का टाइम है आपके पास। आंसर अगर आप ट्राई करके निकाल के दे सकते हो तो दीजिए, वरना मैं सोल्व करता हूँ। 60 सेकंड के अंदर आप आंसर दे सकते हो तो दीजिए दोस्तों। कोई निकाल सकता है इस क्वेश्चन को? कल करवाया है ये मैंने, कल ऐसे फॉर्मूले मैंने कल आपको करवाए हैं दोस्तों। यहां मैं अगर आपको लिख के दूं, वैल्यू लिख के दूं, तो आपके लिए और आसान हो जाएगा, आपके लिए और आसान हो जाएगा। मैं कह रहा हूं A1 जो है वो 1 है, A2 जो है वो 0.5 है, और T हाफ जो है वो 100 है, और दूसरा T हाफ जो है वो कितना है? 50 सेकेंड है। ये वाला डाटा आपको दिया हुआ है। ये T हाफ 1 मान लो, इसको क्या मान लो? T1, और इसको क्या मान लो? T2 मान लो। और ये क्या है? हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम। दीजिए इसका आंसर, कैसे देंगे? कीजिए भाई, फटाफट से कीजिए, आंसर करो यार, ऐसे बात नहीं बनेगी। ना कोई रिप्लाई कर रहा है, ना कोई आंसर कर रहा है, कैसे बात बनेगी? ऐसे ऐसे कैसे बात बनेगी दोस्तों? कोई सोल्व कर रहा है क्या? कोई आप में से सोल्व कर रहा है इसको? चलिए देखते हैं, हम सोल्व करते हैं। देखिए मैंने आज ही अभी फॉर्मूला निकाला लास्ट में, इज इक्वल टू 1 माइनस। अगर मैं माइनस का रखता हूं तो दोनों सेम रहेगा, ये बात तुम याद रखना। मैंने इसी फॉर्मूले में तुमको ये बताया कि अगर यहां तुम प्लस का साइन रखोगे, यहां तुम प्लस का साइन रखोगे तो ऊपर T1 अपॉन T2, तो नीचे A2 अपॉन A1। अगर माइनस का साइन रखोगे तो ऊपर जैसे 1/2 है तो नीचे भी 1/2 ही कर लेना। टाइम का 1/2 तो कंसंट्रेशन का भी 1/2। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। तो मैं लेके चलता हूं माइनस वाला। कौन सा? माइनस वाला। मेरे पास ये फॉर्मूला है 1 माइनस लॉग, क्या आएगा? लॉग, इसको लिख लो 1 माइनस। और लॉग का वैल्यू तुमको पता है, T2 कर लो या T1 कर लो, तुम्हारा मर्जी है। T1 अपॉन T2, और लॉग नीचे क्या आएगा?
A1 अपॉन A2। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए एकदम से, ठीक है। अब मुझे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 1 माइनस लोग T1 कितना है 100 है, T2 कितना है 50 है, डिवाइड बाय क्या है, ये तो 1 इधर 1 माइनस है, डिवाइड बाय क्या है लोग है। A2 का वैल्यू कितना, A1 का वैल्यू कितना है 1 है और A2 का 0.5 है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो इसको तो मैं काट दूंगा, ये log 2 बनेगा, ऊपर वाला क्या बनेगा log 2 बनेगा। n इज इक्वल टू 1 माइनस log 2 ऊपर बनेगा, नीचे देखो log 1 बाय 0.5 है, तो इसको मैं 0.5 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10/5 हो जाएगा, और जब इसको काटोगे तो ये 2 पे कटेगा। n इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस log 2 बाय log 2। अब तुम कर लो, बताओ आंसर क्या होगा। log 2 से log 2 को कैंसिल कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, n इज इक्वल टू 0। बोलो आंसर सही है कि नहीं है। कितने लोगों ने 0 आंसर निकाला था, जल्दी से बताओ, कितने लोगों ने 0 आंसर निकाला था। सोनी देवी का A आया है और गानी का B आया है, बोलिए जी। क्लियर हुआ भाई, बी वालों को क्लियर हुआ, बी वालों को क्वेश्चन क्लियर हुआ कैसे करना था, बी वालों को क्लियर हुआ कि क्वेश्चन को कैसे करना था। दिखाई दे रहा है ना, पीछे तो नहीं आ रहा, नहीं चेयर से साइड में ही है, बस log वाला वैल्यू है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कीजिए ये वाला, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, कैसे करोगे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, आंसर करो। लाइक भी कर दो भाई, सभी लाइक भी ठोक देंगे एक बार, सारे लाइक भी ठोक देंगे एक बार, सभी मुन्ना लाइक भी ठोक देगा और क्वेश्चन का आंसर भी देगा। लास्ट क्वेश्चन जिसने कर लिया है वो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकता है, लास्ट क्वेश्चन जिसने किया है वो ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकता है, इजीली, वेरी इजी वे में। कंसेप्ट मैंने बता दिया है, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, सब कुछ बताया हुआ है, तुमको बस आंसर करना है। जल्दी से आंसर निकाल के दो, क्या आएगा। यहां भी तुमको वैल्यू लिखना है, वैल्यू लिख देता हूं, नहीं भाई अपने आप करो, बार बार लिख के नहीं दूंगा मैं, अपने आप करो क्या होगा। करो आंसर निकालो। 2 कंसंट्रेशन दिया हुआ है, 2 टाइम दिया हुआ है तुमको, 2 कंसंट्रेशन और 2 टाइम। आंसर कीजिए, आंसर फटाफट से आंसर करो भाई साहब आंसर, क्योंकि मैं तुमको बता चुका हूं यहां A1 क्या है 0.1 है, A2 आपको क्या दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है, टी हाफ क्या दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, इसको लिख लो टी हाफ, टी हाफ, ये T1 है, ये T2 है, बस आंसर कर दो अब। सोनी देवी का C आ चुका है, बाकी लोग बोलो। गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दोनों ही बात है, दोनों ही बात है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बोथ पॉसिबिलिटीज। देखो भाई साहब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला अपने पास है n इज इक्वल टू 1 माइनस log T1 बाई T2 कर लो, और नीचे log A1 बाई A2 कर लो। अगर यहाँ प्लस का रखोगे तो अपोजिट करोगे, ऊपर T1 अपॉन T2 है तो नीचे A2 अपॉन A1 करोगे। अगर यहाँ माइनस का रखोगे तो सेम रख लेना, T1 बाई T2 A1 बाई A2, बस वैल्यू पुट कर दो। 1 माइनस log ये कितना है 200 अपॉन 50, नीचे क्या आएगा log A1 का वैल्यू कितना है 0.1, नीचे कितना है 0.4। क्लियर है ये वाली बात। 1/4 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, 1/4 लिख सकता हूँ डायरेक्ट 1/4 लिख दूँ इसको, डायरेक्ट 1/4, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दोगे, 0 से 10 कट जाएगा, 1/4 लिख देता हूँ। और इसको काट के यहाँ क्या लिख देता हूँ, यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 माइनस log
ऊपर मेरे पास क्या बन गया 4 और नीचे क्या बन गया log 1/4। ये बात सबको क्लियर होनी चाहिए। और ये पूरे के साथ क्या है, नेगेटिव है। n का वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस log, इस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा 2 log 2 आ जाएगा। और नीचे क्या आएगा, देखो अगर log a बाई बी हो, log a बाई बी हो तो आप क्या लिखते हो log a माइनस log b, log a माइनस log b, log a माइनस log b। तो इसको क्या कर लोगे, log a लिख लोगे माइनस log b लिख लोगे, मतलब log 4 लिख लोगे। ठीक है, log 1 माइनस log 4, ये वाला कट जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे क्या बच गया माइनस का, यहाँ क्या बचेगा माइनस का log 4। अब देखो ऊपर वैल्यू क्या है 1 माइनस का 2 है, 2 का 2 रहने दो, log 2 की वैल्यू रख दो 0.310, ये वाला कर दोगे। नीचे क्या करना है, बस सिंपल log 4 है तो इसको भी ऐसे कर लेंगे, log 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, log 2 की पावर 2, बाहर माइनस का है और log का 2 आगे आ जाएगा और log क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर से अगर मैं यहां से अगर देखूंगा n इज इक्वल टू 1 माइनस, ये पूरे के साथ माइनस 1 माइनस, और यहां से मेरे पास क्या है, ये माइनस का है और यहाँ नीचे भी माइनस का है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। भाई एक तो मेरे पास माइनस का ये 1 है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस है, तो ये पूरा वैल्यू प्लस का, और ऊपर क्या बना 2 इंटू 0.310, और नीचे भी तुमको पता है कि 2 है, log 2 का वैल्यू, यहाँ log 2 का वैल्यू रखूंगा तो 0.310, इससे ये कटेगा n इज इक्वल टू 1 + 1। का करने का मेथड समझ में आया तुमको? आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कैसे करोगे? हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। जल्दी से आंसर कीजिए, कैसे करेंगे? करिए भाई, फटाफट से आंसर दीजिए, कैसे करोगे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? 0.18 ऐसे आपको दिया हुआ है, जल्दी से सोल्व करके बताइए कैसे करोगे। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, वीडियो रुक रहा है भाई। ना किसी का रिप्लाई आ रहा है, वीडियो चल रहा है क्या? देखो अब तक का जो मामला था टी हाफ का एक कंसंट्रेशन के साथ, वो मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, फॉर्मूला बता दिया, रिलेशन ड्राइव करवा दिया, सब मामला अपना कंप्लीट हो गया एकदम से। अब मैं चाहता हूं कि जितना हमने पढ़ लिया है, जितना हमने पूरा पढ़ लिया अब तक, 0 पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, nth पढ़ लिया, अब एक पर्टिकुलर जब मैं करवा रहा था ना आपको, मान लीजिए मैंने सेकंड ऑर्डर करवाया, मैंने फर्स्ट ऑर्डर करवाया और उसी दिन मैंने क्वेश्चन करवाया, तो आपके दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन था कि सर आज 0 ऑर्डर करवा रहे हैं तो 0 ऑर्डर का क्वेश्चन होगा, सर फर्स्ट ऑर्डर करवाए हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन होगा, सर ने सेकंड ऑर्डर का करवाया होगा तो सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन रहा होगा, थर्ड का करवाया तो थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग। आज आपके पास ऐसे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, आज मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिया है और अब आपको पूरे सभी क्वेश्चंस में से, सभी ऑर्डर में से क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे बोलिए, तो इसको कैसे सोल्व करोगे बोलो? तो अब इसको कैसे सोल्व करोगे आप, बोलो भाई, बोलो जल्दी से बोल दो, कैसे सोल्व करोगे इसको? हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड, उसी से सोल्व करना है इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड से। देखो मुझे सबके फॉर्मूले पता है, इंटीग्रेटेड रेट लो मुझे सबका पता है, क्या है मुझे सबका पता है। कैसे? देखो अगर मैं 0 ऑर्डर को चेक करना है मेरे को, मान लीजिए मेरे को टाइम भी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, तो मैं के निकाल सकता हूं। आपको पता है कि जो रेट होता है dx/dt वो क्या होता है -C2/C1, क्या होता है C2/C1 अपॉन क्या लिख दोगे T2 - T1। किसके लिए? अगर मैं 0 ऑर्डर के लिए चेक करता हूं, लेट्स सपोज मैं 0 ऑर्डर के लिए रेट चेक करता हूं, तो रेट तो यही होगा ना, 2 कंसंट्रेशन का चेंज और उनके टाइम का चेंज, और ये क्या होता है -dx/dt क्या होता है के कांस्टेंट के इक्वल होता है, क्या होता है कांस्टेंट के इक्वल। अगर मैं कंसंट्रेशन का चेंज करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, मेरे पास एक वैल्यू निकल के आएगा, यहां से जब मैं टाइम वैल्यू, टाइम C2 C1 T2 T1 की वैल्यू पुट करूंगा तो एक वैल्यू आएगा, लेट्स सपोज x वैल्यू आ गया। दूसरी बार फिर से मैं मान लीजिए पहले ये कंसंट्रेशन लिया, ये टाइम लिया इनिशियल टाइम के साथ,
दूसरी बार फिर मैंने दूसरा वैल्यू लिया कंसंट्रेशन का एक और टाइम के रिस्पेक्ट में, मेरे पास मान लीजिए एक्स वैल्यू आ जाता, तो मेरे को ये बात कंफर्म हो जाता कि जैसे जैसे मैंने कंसंट्रेशन चेंज किया रेट चेंज नहीं हुआ, मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। अगर ये वैल्यू एक्स और एक्स इक्वल आ जाए तब की कहानी होगी कि आपके पास क्या हो, जो ये वैल्यू आएगी ये इक्वल आ जाए के का वैल्यू, जिसको बोलेंगे के का वैल्यू, क्योंकि ये क्या होता है के इक्वल होता है, तो के का वैल्यू कांस्टेंट आएगा, मतलब क्या है, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा, किसके साथ, टाइम के साथ। तो आपको पहले ऐसे चेक करना है जीरो ऑर्डर के लिए। हमेशा क्या करना है, जब भी क्वेश्चन करो, जब भी क्वेश्चन आए ऐसा हिटन एंड ट्रायल मेथड का, तो देखो इसका तो हम सिंपल लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का मुझे चेक करना होगा ना, तो आपको क्या मिलेगा, के टी इज इक्वल टू एल एन ए इंटू ए माइनस एक्स, और सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको क्या था, 1/a-x अपॉन ए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तीन ऑर्डर है मेरे पास, जीरो, फर्स्ट और सेकंड, मोस्ट प्रोबेबल आपको ये मिलेंगे। आपको पहले कौन सा चेक करना है, हिटन एंड ट्रायल मेथड में, तो सबसे पहले आप जीरो को चेक कर लो। जीरो के बाद आप फर्स्ट को कभी मत चेक करना, किसको चेक करो, सेकंड को चेक करो। क्यों, मान लीजिए नेट के अंदर क्वेश्चन आ गया, और नेट में क्वेश्चन आया है तो आपको लॉग ऐसा वैल्यू बन गया लॉग का जिसका वैल्यू आपको नहीं पता, कैलकुलेटर आप यूज कर नहीं सकते, कैलकुलेटर आप यूज कर नहीं सकते। तो आप इस पॉसिबिलिटी को एक बार हटाइए कि हमारे पास अगर जीरो होगा तो हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे, सेकंड हुआ तो हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर हो रही है वाली बात। तो आपको पहले क्या करना है, जीरो देन सेकंड को, फर्स्ट को नहीं छेड़ना, क्योंकि फर्स्ट के अंदर लॉग है और कोई वैल्यू ऐसा आ गया तो हमें पता है जो सोल्व नहीं हो रहा होगा, तो हमें क्या पता चलेगा कि जीरो है या नहीं है, फर्स्ट है या नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ना तो क्या देगा अपने को, कैलकुलेटर देगा, ना वैल्यू देगा। बोलो कौन आंसर देगा इसका, के की कांस्टेंट वैल्यू देखनी पड़ेगी किस ऑर्डर में आती है। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल सोनी देवी भाई, बट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए कभी चेक नहीं करना पहले, स्पेशली नेट के एग्जाम में, क्योंकि नेट में कैलकुलेटर नहीं होगा और लॉग की वैल्यू बनेगी वो आपको आती नहीं होगी, इसलिए एग्जामिनर या तो आपको देगा जीरो ऑर्डर का मोस्ट प्रोबेबल, या आपके पास होगा सेकंड ऑर्डर का। क्लियर है, तो आप जीरो और सेकंड के अकॉर्डिंग पहले चेक करते हैं इसका कौन सा आंसर आएगा। लेट्स सपोज मैं जीरो के लिए चेक कर लेता हूं पहले, इसके लिए जीरो के लिए, और जब जीरो के लिए चेक करोगे तो आप कहोगे डी एक्स अपॉन डी टी, मुझको क्या करना है, माइनस सी टू माइनस सी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, वैल्यू पुट कर देता हूं साहब, 0.08 माइनस 0.1, टी टू कितना है 2 माइनस 1, कितना बनेगा रे ये बन जाएगा 8/100 माइनस 1/10, यही बनेगा, नीचे तो 1 बन जाएगा ये वाला, तो 2 माइनस 1 तो इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगा 80, 8 माइनस 10, 8 माइनस क्या बन जाएगा, क्योंकि 10 बन जाएगा, डिवाइड बाय 10, बार माइनस का था ही ऑलरेडी, क्या बन जाएगा 2/10 बन जाएगा, 8 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन गया मेरे पास 0.02 बन गया, 0.02, यही बनेगा, 100 है नीचे, 100 नीचे 100 है, सॉरी नीचे 100 है, 0.02 बन गया। तो मेरे पास पहला वैल्यू जो आया एक कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, वो मेरे पास के का वैल्यू क्या आया है 0.02, क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो तुम्हारे सामने है ये वाला क्वेश्चन, 0.02, ठीक है। तो एक वैल्यू आई मेरे पास, K1 की वैल्यू आ गई। अगर सेम वैल्यू आ गया मेरे पास तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर का है। तो मैं दूसरा वैल्यू एक और चेक कर लेता हूं सर, माइनस का C2 माइनस C1। अब C2 कौन सा ले लूं, सेकंड कंसंट्रेशन ये ले लेता हूं 0.067, माइनस में क्या रखना है, इनिशियल 0.1, T2 इसके रिस्पेक्ट में क्या है 3 है, इसके इनिशियल कंसंट्रेशन टाइम क्या है T1 है। अब सोल्व कर लेते हैं, 67/1000 कर देता हूं, इसको डिवाइड में कर दिया, माइनस का 1/10 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया, कितना बनेगा साहब, देखो ऊपर मेरे पास क्या बन जाएगा 67 माइनस 100 बन जाएगा 67, क्योंकि इसके नीचे 1000 है, इधर 100 से फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 100, और नीचे क्या आ जाएगा 1000 इंटू 2, 2000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ये वैल्यू सबको समझ में आनी चाहिए, ये वैल्यू सबको समझ में आनी चाहिए। और जब इसको मैं बाहर माइनस का ही था, माइनस माइनस प्लस, 67 माइनस 133 डिवाइड बाय 2000, डिवाइड बाय 2000। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास अराउंड राउंड क्या आएगा 0.002 के आसपास, 0.002 के आसपास। थोड़ा सा मैं करके देख लेता हूँ, बाकी आप कर लेना, मैं कैलकुलेटर से करके देखता हूँ। मैं ये 33 अपॉन क्या है 2000, 33/2000। वैसे ये कैलकुलेशन डायरेक्ट भी किया जा सकता है, बट टाइम ज़्यादा नहीं लगाना। 2000, 33/2000, क्या अपन ने सही किया है, क्या अपन ने सही किया है 33/2000,
33/2000। तुम्हारा कितना आ रहा है भाई साहब? अपने पास तो ये वैल्यू आ रहा है 0.165 और इसको मैं लिख सकता हूँ 1.65। आंसर सही तो नहीं आ रहा ये 0.02 और ऊपर वाला 0.02 और ये मेरे पास 0.002। क्लियर है सबको ये वाली बात? ये बात क्लियर हुआ तुमको? ये बात क्लियर हुआ? किस किस का आया भाई आंसर ये वाला सही? तो देख लेना भाई, कैलकुलेशन देख लेना, मेथड देख लेना, ठीक है? एक बार मेथड देख लेना इसका। सी आ रहा है आंसर, सी आ रहा है, सोनी देवी का सी आ रहा है। तो सी आ रहा है तो सेकंड ऑर्डर के लिए चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू एकदम करेक्ट आ रही है। क्या वैल्यू एकदम करेक्ट आ रही है? सेकंड ऑर्डर के लिए चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए के टी इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास? 1a माइनस एक्स और 1 माइनस ए माइनस किसी टाइम टी पे कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन का डिफरेंस लेके के का वैल्यू निकाल लेंगे। टाइम अपने पास है, के का वैल्यू निकालना है 1/t और a माइनस एक्स और माइनस ए माइनस एक्स का वैल्यू पहले मैं ये रखता हूँ सेम। क्या रखता हूँ? पहले ये वाला वैल्यू रखता हूँ 0.08 वाली। क्लियर है? ठीक है। और नीचे क्या कर देंगे? 1/t 1/0.08 माइनस 1/0.1 इसको सोल्व करने का। और यहाँ t का वैल्यू कितना हो जाएगा? t का वैल्यू आप 1 रख लोगे, इनिशियल वाला। क्या रख लोगे? इनिशियल वाला। ठीक है, t का वैल्यू 1 कर लेना। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा? अगर आप इसकी मल्टीप्लाई अगर ऐसे करोगे, ये वाला और ये वाला फैक्टर आप देख के करोगे तो ये बन जाएगा मेरे पास ऊपर 100 बन जाएगा, नीचे 8 बन जाएगा, ऊपर 10 बन जाएगा, नीचे 1 बन जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आना होना चाहिए। 0.08 है तो ऊपर 100 कर दिया, नीचे 8 कर दिया, माइनस ऊपर 10 कर दिया, नीचे 8 कर दिया। और अब क्या बनेगा? 100 माइनस 80 डिवाइड बाई 8 और ये क्या आ जाएगा? 20/8 और 20/8 कटेगा तो कितने पे कटेगा? 2 पे 2.5 पे कट जाएगा। तो K1 का वैल्यू क्या आया? 2.5। तो K1 का वैल्यू क्या आया? 2.5। और दूसरा वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। अब दूसरा वैल्यू सोल्व कर लेते हैं सिंपल। दूसरा वैल्यू तुमको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ था 0.067 और दूसरा साथ ही आपको क्या दिया हुआ है? दूसरा वैल्यू तो हमके पास इनिशियली तो वही रहेगा। इस बार ऊपर क्या बन जाएगा? 1000 बनेगा, नीचे क्या बनेगा? 607 सिर्फ है 67 माइनस में क्या हो जाएगा? इधर इधर ऊपर 10 है, बाय में क्या होगा? 1 होगा। अब अगर देखोगे तो 1000 माइनस 67/67 और इंटू में क्या आ जाएगा? टाइम T2 टाइम इस बार इसको तो 2 करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास? ऊपर करोगे आप बन जाएगा आपके पास 330 बनेगा। क्या 670 हो जाएगा? ये 670 क्योंकि 10 ऑलरेडी था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बना 330 डिवाइड बाय 67 इंटू 12। ये 67 इंटू 2 कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब। इसको अगर काटता हूँ तो 115 पे कटेगा, 115 पे 115 पे नहीं 165 पे 165 पे और 165 को 67 से डिवाइड कर देते हैं। 165 डिवाइड बाय 67 क्या आएगा? 2.46। तो ये क्या आ गया? 2.5 और ये भी कितना आ रहा था? 2.5। क्लियर है? जब k की वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू सेम आ जाए तो अपन इसका मतलब क्या है? ऑर्डर क्या है? सेकंड ऑर्डर है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपको क्या करना है? डायरेक्ट जीरो या सेकंड ऑर्डर को चेक करना है हिटन एंड ट्रायल मेथड में। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए फटाफट से, एक बार फटाफट से आंसर कीजिए। इसके बाद अपोजिट रिएक्शन जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं उनकी कहानी को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से कनेक्ट करें, जल्दी से आंसर दें, जल्दी से आंसर कीजिए। आंसर करो भाई, इसके लिए आंसर करो फटाफट से। क्या होगा इसके लिए आंसर करो कि क्या होगा आंसर। करो भाई, इसको करो। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। पहले जीरो ऑर्डर के लिए चेक कर लो, पहले जीरो ऑर्डर के लिए चेक कर लो और फिर सेकंड ऑर्डर के लिए चेक कर लो। पहले जीरो ऑर्डर के लिए देन सेकंड ऑर्डर के लिए।
जीरो और सेकंड के लिए चेक करना ऑलवेज, ऑलवेज क्या करोगे, जीरो एंड सेकंड के लिए। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। ठीक है, अब मुझे एक बात पता है कि सबसे पहले मैं जीरो ऑर्डर के लिए चेक करूंगा, तो मुझे पता है कि सर मेरे को वैल्यू क्या करना है, जीरो के साथ वैल्यू पुट करना है, रेट डीसी अपॉन डी टी करूंगा मैं, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वैल्यू सेम आया तो मतलब उसके लिए है, मैंने लिखा आर, रेट चेंज हो गया कंसंट्रेशन के साथ तो जीरो ऑर्डर नहीं होगा, तो मैंने लिखा आर पहला। दूसरा क्या है, 0.80 0.83 -1, इनिशियल कंसंट्रेशन इसने दिया हुआ है 1 mm। ये देख लो, इसको इनिशियल नहीं मानना है तुमको, इसको इनिशियल नहीं मानना है, ये टाइम 1 पे है, ये टाइम 1 पे है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 है, तो ये इनिशियल नहीं है, ये A2 है, ये A1 है, तो 0.83 माइनस क्या हो गया ये, और टाइम क्या करोगे, टाइम T1 और वो क्या होगा, जीरो होगा, टाइम जीरो, ये इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब क्या, टाइम T इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, 1 - 83 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.17 आ जाएगा, माइनस का 0.17, और बाहर माइनस का ऑलरेडी है, बाहर माइनस का ऑलरेडी है, तो ये आ गया मेरे पास, पहला जो रेट आया है वो 0.17 आया है। मैं किसी एक वैल्यू और के लिए चेक कर लेता हूँ, सब वैल्यू, एक वैल्यू और के लिए मैं चेक कर लेता हूँ भाई। अब मेरे को क्या करना है, कोई एक और कंसंट्रेशन लूंगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ फिर चेक करता हूँ, फिर से मैंने रेट लिखा -C2 अपॉन C1 T2 अपॉन T1। अब की बार मैंने C2 क्या लिया, 0.72 इनिशियल कंसंट्रेशन तो मेरे पास सेम ही रहेगा 1। ठीक है, और टाइम T2 मैंने क्या लिया, T2 लिया मैंने 2 माइनस जीरो। अब क्या आएगा तुम्हारे पास, 2 - 0 करोगे तो ये कितना बनेगा, माइनस का है और माइनस का 0.28, एक माइनस 72 करोगे तो 28 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरे पास कितना आएगा साहब, माइनस का 28, माइनस माइनस का 28 क्या हो जाएगा, प्लस का 28 हो जाएगा 0.28, और नीचे क्या है 2 है, तो ये क्या आएगा 0.14। तो ये वाला तुम्हारे पास आया 0.17, ये आया 0.14, दोनों इक्वल नहीं है, R1 नॉट इक्वल टू R2। मतलब जैसे मैंने कंसंट्रेशन चेंज की है तो रेट चेंज हुआ है, और रेट चेंज हुआ है तो मतलब रेट, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो ऑर्डर के अंदर है रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि कंसंट्रेशन की पावर जब जीरो करते हो तो वो 1 हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बोलो ये वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ तक का मामला, यहाँ तक का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं हुई तुमको। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है नहीं है, ये हमने चेक कर लिया साहब। तो हमें क्या चेक करना होगा, अब हमें सिर्फ इतना ही चेक करना है सर कि ये सेकंड ऑर्डर है या नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर की बाद में चेक करेंगे, अगर सेकंड आ गया तो हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा फर्स्ट का, सेकंड आ गया तो हमको फर्स्ट का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और सेकंड का तुमको फॉर्मूला पता है, KT इज इक्वल टू A - X अपॉन A, मतलब ये कोई कंसंट्रेशन किसी टाइम पे है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये K निकालना है। और अब जब K कांस्टेंट आ गया तो हम क्या कहेंगे, ये सेकंड ऑर्डर का है, अदरवाइज फिर हम कहीं कोई और चलेंगे, दूसरे रास्ते चलेंगे। तो पहला निकालता हूँ मैं, पहली कंसंट्रेशन किसी टाइम T पे ये वाली है, तो मैंने K इज इक्वल टू KT, तो मैंने क्या किया यहाँ 1 पॉइंट, इसका करोगे 0.83, इसकी जगह वैल्यू पुट करोगे, इसके साथ ही क्या करोगे 1/1, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए क्या वैल्यू कितना है 1 है, ये तो सेम रहने वाला है। A - X का वैल्यू चेंज होता रहेगा, एक बार ये एक बार ये, क्लियर है ये, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इसको आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो 0.80 को 100/83, 100/83 माइनस क्या कर लोगे 1/1, तो आप क्या करोगे 100 - 83 डिवाइड बाई 83, क्या आ जाएगा 17/83, आ रही है बात समझ में। और 17/83 को जब आप करोगे तो इसको कर लो 70 को 183 कर लो, 0 पॉइंट लगा लो, और ये 2 पे कट जाएगा अप्रोक्सीमेट, क्योंकि जो बनेगा ये बनेगा 167, तो अप्रोक्सीमेट 0.2 आएगा, 0.66, तो 0.2 आ गया, पहला वैल्यू मेरे पास आ गया 0.2। सेम मैं एक और कंसंट्रेशन लेके सेम रिएक्शन सेम फॉर्मूले में पुट करता हूँ। अब की बार मैंने क्या लिया,
a माइनस एक्स का वैल्यू 0.72 ले लिया। क्या ले लिया? 0.72, 0.72। अब के बाद टाइम t2 होगा, यहाँ से ध्यान रखना ये t क्या होगा? t2 होगा। फाइनल वाला टाइम k इंटू 2 करना पड़ेगा इस बार। लास्ट टाइम तो 1 था तो अपना काम चल गया था, ये बात ध्यान रखनी है। लास्ट टाइम मैंने क्या था, यहाँ t1 था तो मैंने काम चला दिया, उसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया। इस बार t2 है तो आपको डालना पड़ेगा t2, ठीक है। 1 अपॉन क्या करोगे? 1। अब क्या करें सर? दोबारा सेम वही, ऊपर 100 बनेगा, नीचे 72 बनेगा, इधर 1 माइनस 1 बनेगा, 1/1। और क्या करोगे? 100 माइनस 72 डिवाइड बाई 72 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 28/72, यही बनेगा। 72 नहीं, हाँ 72, ठीक है 72 बनेगा, 72। और इंटू में ये t2 को मेरे को लेके आना पड़ेगा इधर, t2 को मेरे को क्या लेके आना पड़ेगा? नीचे। ये देखो ये जो 2 था, k निकालना है ना मेरे को बेसिकली, तो t2 को नीचे लेके आना पड़ेगा, तो ये बनेगा 14/72, 14/72। तो ये भी तुम्हारे पास क्या आएगा? अप्रोक्सीमेट 140, ऊपर 140 बनाता हूँ, 72 करता हूँ, तो 0.2 पे कटेगा अप्रोक्सीमेट। ये भी क्या अप्रोक्सीमेट 2 पे कटा, तो ये भी अप्रोक्सीमेट 2 पे कटा। 0.2 कांस्टेंट का वैल्यू सेम आ रहा है। और कौन सी इक्वेशन से आ रहा है? सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन से रेट कांस्टेंट सेम आ रहा है। दिस इज द रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई साहब, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहां तक का मामला? यहां तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई तुमको? क्या यहां तक का मामला क्लियर हुआ? तो अब हम चलते हैं अपना आज का नया टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तो था क्वेश्चंस का मामला। अब हमें क्या पढ़ना है? देखो क्वेश्चंस का मामला हो गया खत्म, यहां तक हमने सारा डिस्कस कर लिया। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और nth, ये मामले पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ये सब हम कर चुके हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह, ये सारे अपने मामले क्या हो चुके हैं? क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलेंगे एक नए टॉपिक की तरफ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर का फॉर्मूला टी आपके साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछता है, ग्राफ पूछता है, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक क्या है? देखो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ तक ही मिल जाता है, nth ऑर्डर के ग्राफ तक लेकर है। और स्टार्टिंग में जो हमने पहले लेक्चर पढ़ा था वहां तक आपको एक क्या मिल जाता है? एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। इसके बाद जो 4 मार्क्स में आते हैं वो मिलते हैं एसएसए से। जैसे अभी हम पैरेलल रिएक्शंस की बात करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो काइनेटिक्स ऑफ पैरेलल रिएक्शन। क्या लिखोगे? काइनेटिक्स, काइनेटिक्स क्या डालोगे? काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, या इसी को क्या बोलते हैं? अपोजिट रिएक्शन। सबने पढ़ा हुआ है, सबने ही पढ़ा हुआ है। तो क्या लिखोगे? द रिएक्शन इन विच बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। एक साथ जब दोनों रिएक्शंस का रेट या रिएक्शन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन एक साथ क्या करें? टेक प्लेस करें, कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। तुमको सबको पता है द रिएक्शन इन विच, कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, क्या लिखोगे? बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने को मिलेगी आज तुमको इसके अंदर। बैकवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ जब दोनों रिएक्शंस होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे ए किस में कन्वर्ट हुआ? बी के अंदर, और बी किस में कन्वर्ट हुआ? ए के अंदर। इस टाइप की रिएक्शंस की काइनेटिक्स हमको क्या करना है? पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक की बात बोलो। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होती है। आप रिप्लाई दोगे उस चीज का। मैं बोलता हूं कि सबसे पहले एक छोटी सी लाइन आपको लिखनी है कि इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तो आप बोलोगे सर रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था
इनिशियली द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन नेग्लिजिबल थी, या बोले रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या थी, हाई थी। क्या बोलोगे, इनिशियली जब हमने रेट स्टार्ट ही किया था बस रिएक्शन को, इनिशियली क्या बोलोगे कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इज मैक्सिमम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम। तो ये लाइन याद रखनी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम। अब इसका मैक्सिमम क्यों होगा, तुमको पता ही है कि जब स्टार्ट हुआ रिएक्शन तो कुछ प्रोडक्ट बना ही नहीं हुआ था उस टाइम पे, और जब प्रोडक्ट बना नहीं हुआ था तो प्रोडक्ट वापस बनेगा कैसे, जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो ये बैकवर्ड वाला रिएक्शन चलेगा नहीं। तो टाइम के साथ, विद टाइम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज, भाई जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करता जाएगा रिएक्टेंट का, रेट भी क्या करता चला जाएगा, रिएक्टेंट का डिक्रीज करता चला जाएगा विद टाइम। टाइम के साथ साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट क्या करती चली जाएगी, डिक्रीज चली जाएगी। दूसरा लिखो, इनिशियली बैकवर्ड रिएक्शन, इनिशियली क्या था, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या था, नेग्लिजिबल था। क्या था, नेग्लिजिबल। तुम्हें पता है कि सर जब रिएक्शन स्टार्ट की तो इसका कंसंट्रेशन था टाइम टी पे ए, इसका 0 था, तो यही रिएक्शन पॉसिबल है इनिशियली, और कुछ टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन, जैसे तुमने टी टाइम पे ए माइनस एक्स लिखा था, बी बनना स्टार्ट हुआ था, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कंसंट्रेशन क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन का, बैकवर्ड होना भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ए का कंसंट्रेशन घटता चले जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ए का कंसंट्रेशन तो घटेगा और बी का क्या करेगा, बढ़ेगा टाइम के साथ। ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, कोई बताएगा मुझको इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होगी। अगर आपको बोल दिया जाए इक्विलिब्रियम की स्टेट क्या होगी, अगर मैं बोलूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप बहुत सा मुन्ना लोग गलत करते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब कौन बताएगा मुझको, इक्विलिब्रियम का मतलब कौन बताएगा, क्या इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बोलो भाई साहब, क्या इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जल्दी से बोल दो फटाफट से, एक बार जल्दी से बोलो फटाफट से, क्या हम इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जल्दी से बताओ, क्या इसी को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। काइनेटिक्स के अंदर मैं आपको अगर पूछूं तो आप क्या इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हो, बोलो भाई जल्दी से एक बार, जल्दी से, इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए चल रहा है, जल्दी से बताइएगा। बहुत से ग्राफ, बढ़िया बढ़िया ग्राफ सीखने को मिलेंगे आपको। सोनी देव बोल रही है यस सर, ऐसा क्या, ये पहले का कमेंट है, ये कमेंट है पहले का। बोलो भाई, इसके साथ कौन कौन एग्री करता है कि कोई रिएक्शन कब बोलोगे कि इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सेम होगा तो तुम ऐसा बोल दोगे कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम की स्टेट है, क्या इसी को बोलोगे। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या बताओगे कोई, तो कह दो मे और मे नोट भी। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लो, रियल डेफिनेशन क्या है। रियल डेफिनेशन कहती है इक्विलिब्रियम मीन्स नोट दैट concentration of reactant and product equal। ये कोई जरूरी नहीं है कि यही मतलब हो इक्विलिब्रियम का कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो। इट मे बी और मे नॉट बी, इट मे बी और मे नॉट बी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, बराबर है। क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए विद टाइम। दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जानी चाहिए, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। कंसंट्रेशन कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट बी चेंज्ड, मतलब कंसंट्रेशन चेंज्ड नहीं होनी चाहिए। उसी स्टेट को मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलूंगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, ये बात कितने लोगों को समझ में आई। ग्राफ बनाते हैं, पहला केस लिखो, केस वन मैंने बोला कि ए और बी है टाइम टी पे, टाइम टी इज इक्वल टू 1, टाइम टी इज इक्वल टू 0, ये टाइम टी इज इक्वल टू क्या है, 0 है।
और यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 1 है, टाइम t इज इक्वल टू 2 है, टाइम t इज इक्वल टू 3 है, टाइम t इज इक्वल टू 4 है, टाइम t इज इक्वल टू 5 है, कुछ ऐसा बनाया। इसके ऊपर कंसंट्रेशन इसकी मान लीजिए मैंने 6 मोलर मान लिया और इसका मान लिया 0 मोलर। इसका मैंने क्या किया, टाइम के साथ इसका 5 मोलर हो गया, इसका 1 मोलर हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया, और नहीं इसका 3 मत करो, एक बार पहले केस में यही रखो, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। तो मुझको ये बताओ क्या ये केस इक्विलिब्रियम का केस है या नहीं है? इट इज ए केस ऑफ इक्विलिब्रियम और नोट? इट इज ए केस ऑफ इक्विलिब्रियम और नोट? क्या ये केस इक्विलिब्रियम का है या नहीं, आप बताओगे क्या ये केस इक्विलिब्रियम का है या नहीं? दूसरा केस लिखते हैं, दूसरा केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में आप क्या कर रहे हैं, वही सेम आपके पास केस नंबर 2 में ए और बी है 2। यहां मैं टाइम लिख रहा हूं कि टाइम t इज इक्वल टू 0 1 2 ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ टाइम t इज इक्वल टू क्या है, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ टाइम t इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से चल रहा है। ये मेरे पास 6 था, ये 0 था, ये 5 हुआ, ये 1 बन गया, ये 4 हुआ, ये 3 बन गया। क्लियर आ रहा है? ये 3 हुआ, ये भी 3 बन गया, ये 2 हुआ, ये 4 बन गया। या ये अब की बार दूसरा केस में ऐसे कर लो, दोनों को इक्वल रख लो, 3 3 3 3 3। क्या ये केस क्या है? इट इज ए केस ऑफ इक्विलिब्रियम और नोट। तीसरा केस बनाओ, केस नंबर 3। केस नंबर 3 फिर से वही टाइम है, ये 0 1 2 3 4 5। अब मेरे पास कंसंट्रेशन क्या है, इधर मेरे पास 6 मोलर है, इधर 0 है, इधर 5 मोलर हुआ, इधर 1 मोलर हुआ, इधर 4 हुआ, इधर 2 हुआ, इधर 3 हुआ, इधर 3 हुआ, इधर 2 हुआ, इधर 4 हुआ, इधर 2 रहा, इधर फिर 4 हुआ, इधर 6 चला तो इधर फिर क्या हुआ, 2 हुआ, इधर 4 हुआ। बोलो ये केस इक्विलिब्रियम के केस है या नहीं है? क्या ये केस इक्विलिब्रियम के हैं? बोलो, दीज आर द केस ऑफ इक्विलिब्रियम और नोट। क्या ये केस इक्विलिब्रियम के हैं दोस्तों? रिप्लाई करो भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी बिना रिप्लाई के, ऐसे गूंगे बन के नहीं पढ़ना। बोलो भाई फटाफट से रिप्लाई करो, जो देख रहा वो कम से कम रिप्लाई करेगा कि हाँ भाई, जल्दी से बताओ। कम से कम बोल के ये तो बता ही सकते हो कि सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना तो कर ही सकते हो। मुझको ये बताओ कि यस और नो, ये दीज ऑल आर केस ऑफ इक्विलिब्रियम और नोट, ये सारे के सारे केस जो मैंने बनाए ये इक्विलिब्रियम के केस है या नहीं है? काइनेटिक्स की तो बाद की बात है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये केस इक्विलिब्रियम के है या नहीं है। जो तुम कह रहे थे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, इक्विलिब्रियम पूछते ही आप क्या कहते हो कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्वल होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही था? हमने डिस्कस किया कि सर नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इक्विलिब्रियम के अंदर कोई ये जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। क्या बात भाई, मेरा फोटो ऐसे कैसे दिखाई दे रहा है? मेरा फोटो ऐसे कैसे दिखाई दे रहा है? अब सही हो गया है भाई साहब, कोई बोलते नहीं हो यार तुम, ये बड़ा वो है, अमेजिंग हो तुम, अमेजिंग। अब चलो भाई ग्राफ बनाते हैं। ये सारे केस क्या है, इक्विलिब्रियम के केस है, ऑल केस आर आर इक्विलिब्रियम। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ का प्लॉट कैसे होगा? लेट्स सपोज मैं पहला क्या करता हूं, कंसंट्रेशन के साथ ग्राफ प्लॉट करता हूं। ग्राफ नंबर 1, क्या मेरे पास टाइम t है, इस एक्सिस पर मेरे पास क्या है, कंसंट्रेशन है, ठीक है। ग्राफ किसका है, CT वर्सेज टाइम t के साथ मेरा क्या है, कंसंट्रेशन के साथ टाइम का ग्राफ है। यहाँ इनिशियली जो मैंने आपको लाइन लिखवाई थी वो पता होनी चाहिए। इनिशियली क्या होता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मैक्सिमम होगी जब टाइम क्या रहा होगा, जैसे A और B है, तो टाइम जब 0 था तो A की कंसंट्रेशन क्या थी, A थी, इसकी 0 थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ा इसकी A-X और इसकी बढ़ना स्टार्ट हुई, मतलब टाइम के साथ B की घटना स्टार्ट हुई, A की बढ़ना स्टार्ट हुई। तो टाइम t जब 0 था
तो इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, मतलब ये ए की कंसंट्रेशन थी कहीं यहाँ, और उस टाइम पे ये किसकी थी कंसंट्रेशन, बी की। इनिशियली ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, बी की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, तो टाइम बढ़ा तो इनकी कंसंट्रेशन देखो, लेट्स सपोज क्या हो गया, इसका कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हुआ और इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, घटना स्टार्ट हुआ। इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, यहाँ से घटना स्टार्ट हुआ और घटते 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 ये ऐसे बन गए, क्या बन गए, ऐसे। यहाँ कंसंट्रेशन थी 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, कंसंट्रेशन क्या थी 3, और 3 के ऊपर मैंने देखा तो दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की यहाँ आकर, इस टाइम पे आकर कंसंट्रेशन क्या होगी, दोनों की इक्वल। ये कौन सा टाइम था, जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, टी टाइम, टाइम इज इक्वल टू टी। यहाँ क्या बोलोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ई इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी ई। ये कौन सा केस था, ये वाला केस, ये वाला था साहब, ये वाला, जब मान लीजिए दोनों का कंसंट्रेशन क्या हुआ था, सेम हो गया था एक टाइम के बाद, दोनों का कंसंट्रेशन एक टाइम के बाद क्या हो गया था, सेम हो गया था। ये कौन सा केस का ग्राफ है, केस नंबर 2 का ग्राफ है, ये केस नंबर 2 का ग्राफ है ये। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं है, क्या ये केस 2 का है कि नहीं है, यहाँ तक तुमको ये क्लियर होना चाहिए, केस किसका है, केस नंबर 2, क्या है, केस नंबर 2। बोलो क्या ये बात क्लियर हुई तुमको, बोलो भाई साहब, बोलो जल्दी जल्दी से बोलो, क्या ये बात क्लियर हुई तुमको। बोलो। अब अगला केस बनाओ, केस नंबर 1 वाला। मैंने क्या कहा, दूसरा ग्राफ मेरे पास ऐसा बन सकता है साहब कि ये फिर मेरे पास सी टी है, इधर मेरे पास फिर से क्या है, टाइम टी है, और यहाँ कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में किसका रहा होगा, बी का, और यहाँ किसका रहा होगा, ए का। टाइम के साथ ए का घटा था, बी का बढ़ा था। टाइम के साथ ए का क्या हुआ था, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ था। अरे टाइम के साथ ए का क्या होना स्टार्ट हुआ था, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ था। डिक्रीज होते 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 ऐसे बना, और उसी टाइम बी का क्या हुआ था, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ टाइम के साथ, और बी का इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होते होते ऐसा केस बन गया। और ऐसा केस बना तो अब तुम देखोगे कि किसी टाइम टी के बाद ये था कंसंट्रेशन यहाँ 0, यहाँ मान लीजिए कुछ लेट्स सपोज उसका 5, 7, 10 जितना मोलर लिया हुआ था, कि टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ा इनका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था, इसका इंक्रीज कर रहा था, और एक टाइम के बाद इनका कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, इनके अंदर कोई चेंज नहीं था, कांस्टेंट कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज नहीं था, और उसी टाइम को क्या बोलते हैं हमें, टी, मतलब उसके बाद कोई भी चेंज नहीं आया कंसंट्रेशन के अंदर, देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और उसी टाइम को क्या बोलेंगे, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम क्या हुआ होगा, अटेन हुआ होगा। और ये केस कौन सा बनेगा, देखो अब देखो, अगर ये वैल्यू 0 था, मान लीजिए ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था, इसका कंसंट्रेशन मान लीजिए यहाँ आके कांस्टेंट हुआ इस कंसंट्रेशन पे, और इसका 2 पे, तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, इक्विलिब्रियम अटेन हुआ उस टाइम पे, आप बोलोगे रिएक्टेंट का ज्यादा है एज कंपेरिजन टू प्रोडक्ट। तो मतलब ये वाला केस बन सकता है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 कि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उस टाइम पे, इसका 4 है, इसका 4 पे कांस्टेंट हो गया, इसका 2 पे कांस्टेंट हो गया। आ रही है बात समझ में, लेट्स सपोज आपको अच्छे से क्लियर हो इसलिए इसको मैं 4 कर देता हूँ, थोड़ा सा वैल्यू ऊपर नीचे कर देते हैं। यहाँ मैं बोल रहा हूँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। आ रही है बात समझ में, ये कौन सा मेरे पास केस नंबर 1। क्या ये बात समझ में आई तुमको, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई तुमको, बोलो जल्दी से एक बार। क्या ये बात क्लियर हुई तुमको, बोलो भाई, क्या ये क्लियर हुआ तुमको मामला, यहां तक का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बोल दो, बोलो भाई फटाफट से बोलो। क्लियर है, तीसरा ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ नंबर 3। ग्राफ नंबर 3 क्या कहता है, देखो ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3
ग्राफ नंबर 3 आपको कुछ ऐसा बोल रहा है कि सर टाइम टी के साथ, टाइम टी बढ़ रहा है और टाइम टी के साथ ये कंसंट्रेशन, ये सी टी का कंसंट्रेशन है, सी टी वर्सेज टी। तो आपने क्या देखा, टाइम के साथ ए से बी का कंसंट्रेशन बढ़ा और यहाँ से ए था और यहाँ क्या था, बी था। तो क्या था, ए और बी, ए और बी क्या थे, अपोजिट रिएक्शन। टाइम टी इज इक्वल टू 0, टाइम टी इज इक्वल टू टी। स्टार्टिंग में इसका ए था, इसका 0 था, उसके बाद इसका घटता चला गया ए माइनस एक्स और इसका क्या चला हो गया, ए बनना स्टार्ट हो गया। तो देखा तुमने कुछ ऐसा किया, ऐसा किया, ये क्या किया, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया, ये क्या किया। मैं तुम्हारे सामने दो टाइम लिखा, एक टाइम t1 और एक टाइम t2। मुझको बताओ कि t इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या है, टाइम t इक्विलिब्रियम का टाइम कौन सा है, t1 है और t2 है, कौन सा होगा। इक्विलिब्रियम कौन से टाइम पे अटेंड हुआ है, कि टाइम कौन से पे अटेंड हुआ है, इक्विलिब्रियम कौन से टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है, क्या बोलोगे, कौन से टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ है, जल्दी से बोलो, कौन से टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, कौन से टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, दोनों में से। तीसरा ग्राफ है ये, दोनों में से कौन से टाइम पे क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किस टाइम पे अटेंड हुआ है, कौन से टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, जल्दी से बोल दो, फास्ट आंसर करेंगे, कौन से टाइम पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, जल्दी बोलो भाई साहब, क्या लगता है क्या होगा, क्या होगा, बोलिए। बोलिए जनाब, बोलिए जल्दी से आंसर कीजिए जनाब, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या होगा, कैसे बनेगा आंसर। देखो हमको पता है कि इस टाइम t1 को हम टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, t1 को हम टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते इस टाइम पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या कहती है कि उसके बाद ऐसा टाइम जहाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार बार ये समझाया था। देखो इस टाइम के बाद t2 टाइम के बाद इसका भी कंसंट्रेशन फिक्स हो गया था, t4 ये फिक्स हो गया था 4, ये फिक्स था एकदम से 4, और ये 2 2 2 2 2 2 ये भी क्या था, फिक्स था। इधर देखा तो टाइम t के बाद ये क्या था, फिक्स था 3 3 3 3 3 3 3 3 3। इधर टाइम 3 के बाद ये देखो 3 3 था, उसके बाद देखो 2 4, टाइम t के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा, ना रिएक्टेंट का ना प्रोडक्ट का। तो यहाँ देखिए इस टाइम को इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन और चेंज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका इंक्रीज हो रहा है। इस टाइम के बाद इनका क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है कंसंट्रेशन, जितना था उतना ही रहा है। अब देखिए एक बात और है, बी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मान लीजिए 5 है, ये क्या है 4 है, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रिएक्टेंट का कम है। कौन सा केस बनाया था मैंने, ये वाला, जिसमें बी का कंसंट्रेशन मैंने ज़्यादा रखा था, ए का कंसंट्रेशन मैंने कम रखा था। ये क्लियर हुआ सबको एकदम से, क्या ये बात क्लियर हुई तुमको, क्या ये वाली बात क्लियर हुई तुमको, बोलो दोस्तों, क्या ये बात तुमको क्लियर हुआ। तो ये मेरे पास जो ग्राफ बने हैं, ये ग्राफ बन चुके हैं मेरे पास। अब तुमको ये देखना है कि जो हमारे पास जब रिएक्शन का, अपोजिट रिएक्शन का या कितना केस बनेगा, ये तो बात हुआ इक्विलिब्रियम का और ये वाला। और अगर हमें नेट रिवर्सिबल रिएक्शन का, लिख लो, नेट रिवर्सिबल रिएक्शन का रेट निकालना हो, रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन का आपको नेट रेट निकालना हो, नेट रेट, नेट रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का नेट रेट निकालना हो, तो क्या बोलोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस क्या आ जाएगा, रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन, क्या लिख दोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ ए बैकवर्ड रिएक्शन, नेट रेट के लिए।
क्लियर है। नेट रेट के लिए आप क्या करोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, क्या लिख दूंगा, dx अपॉन dt किसी टाइम t पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है, एट एनी टाइम किसी टाइम t पे, ठीक है। और एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम पे, तो वहां क्या होगा, नेट रेट क्या होगा, जीरो होगा। नेट रेट क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, बोलो दोस्तों, यहाँ तक का मामला क्लियर है या नहीं है, यहाँ तक का मामला क्लियर हुआ सबको, क्या यहाँ तक का मामला तुमको क्लियर हुआ, बोलिए। बोलो, ये तो हुई बात। अब हमारे पास कितने केस बन सकते हैं, क्लासिफिकेशन हमको करना है, कितने टाइप का हमके पास क्या बन सकता है, केस बन सकता है। अपोजिट रिएक्शन का क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। अब जो टॉपिक हमको पढ़ना है उसको मैं क्लासिफाई कर दे रहा हूं आपके सामने। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड एंड बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के बेसिस पर हमको क्या करना है, चेक करना है कि रिएक्शन क्या है, कितने हमारे पास क्लासिफिकेशन, कितने केस बन सकते हैं। ऐसे ऐसे 4 केस बनेंगे, क्या बनेंगे, टोटल 4 केस बनेंगे, लिख लो, टोटल 4 टाइप का बनेगा, टोटल 4 टाइप का रिएक्शन बनता है ऐसा, जिसमें हमारे को ऑर्डर के बेस पे हम 4 टाइप का क्या पढ़ते हैं, 4 टाइप का रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 4 टाइप का रिएक्शन। बोलो भाई साहब, क्या क्लियर हो रहा है वीडियो एकदम से, क्या बात हो गया भाई साहब, मेरे वाले में चल क्यों नहीं रहा है, किसी का कमेंट नहीं आया क्या, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन कैसा कैसा हो सकता है, देखो पहला मेरे पास बिल्कुल सिंपल वाला कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर, पहला क्लासिफिकेशन है फर्स्ट ऑर्डर अपोजेज बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट के भी विद रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर का होगा, अपोज करने वाला रिएक्शन भी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। सर केस कैसा बनेगा, केस बनेगा ऐसा, ए से बी, इसके रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर है, इसके रिस्पेक्ट में भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब रेट ऑफ जो फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में रेट ऐसे जा रहा था, उसी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर ही उसको क्या कर रहा हो, अपोज कर रहा हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसको अपोज भी कौन कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है। पहला केस तो अपने पास ये बनेगा, सबसे सिंपलेस्ट केस। सेकंड केस लिखो, सेकंड केस लिखो, सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, क्या लिखोगे, सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, जल्दी से लिख लो, सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है और सेकंड ऑर्डर से ही क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। लेट्स सपोज ए प्लस क्या था मेरे पास, बी, और क्या बन रहा है, सी प्लस डी बन रहा है। अब ये रिएक्शन क्या है, ए और बी के रिस्पेक्ट में 1 1 ऑर्डर का है और सी और डी से क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है। दूसरा केस कैसा बन सकता है कि अब भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 ही है,
अपोज करने वाला एक ही टाइप का प्रोडक्ट है जो कि क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तीसरा केस भी बन सकता है, इसमें 3 केस बनते हैं, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। तीसरा केस क्या बन सकता है कि रिएक्टेंट एक टाइप का हो और अपोज करने वाले 2 हो। अपोज करने वाले क्या हो, 2 हो। यहां तक सबको समझ में आएगी ये वाली बात? ये बात कितने लोगों को समझ में आई बोलो? क्या ये बात तुमको समझ में आया कि नहीं आया? बोल दो जल्दी से, जल्दी से बोलो। फर्स्ट ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर अपोज बाय सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर अपोज करेगा, उसमें 2-3 कंडीशन हो सकती है, दोनों एक जैसे हों, अपोज करने वाले दोनों एक जैसे हों, अपोज करने वाले और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दोनों डिफरेंट टाइप के हो। क्लियर हुई ये वाली बात यहां तक? अब अपने पास आएगा थर्ड, सेकंड ऑर्डर अपोज बाय फर्स्ट ऑर्डर। थर्ड केस, सेकंड ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर को अपोज करेगा फर्स्ट ऑर्डर, कैसे बनेगा देखो। बोलूंगा ए है और बी है, ए और बी है, या आप ए और बी कर लो, या आप क्या कर लो, दोनों ए बी कर लो, ऐसे कर लो, ए और बी करके सी कर लो, या आप कर लो 2A, दोनों एक जैसा कर लो और सी से अपोज करवा दो। ये केस बनेंगे। ये कौन सा है, थर्ड केस है। एक केस और बच गया, कौन सा बन सकता है फोर्थ केस? बताइए फोर्थ केस कौन सा बन सकता है, जल्दी से बताओ। फोर्थ केस कौन सा बन सकता है अपने पास? केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या बनेगा? बोलिए दोस्तों, केस नंबर 4 क्या बनेगा? केस नंबर 4, केस नंबर 4 में आपके पास क्या देखने को मिलेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपोज्ड बाय सेकंड ऑर्डर। कैसे, क्या लिखोगे आप? लिखोगे ए है और अपोज करने वाला बी और सी है। आप बोलोगे ए है, अपोज करने वाला 2C है। ये 4 केस अपने को पढ़ने होंगे। ये 4 केस बनते हैं इस पूरे मामले के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको बोलते हैं अपोजिट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? अपोजिट रिएक्शन। बोलो यहां तक का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तुमको? बोलो भाई, यहां तक का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से बोल दो सभी एक बार, यहां तक का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक का मामला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैं बता देता हूं आज के पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। इसके बाद हम आगे की कहानी कल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने जो कल रिलेशन ड्राइव किए थे उसके बेस पे फॉर्मूला लगाया। पहला क्वेश्चन अपन ने ये लगाया जिसमें हमने क्या देखा कि आपको 2 कंसंट्रेशन दी होगी, 2 टी आप दिया होगा, उसके लिए कौन सा रिलेशन आता है लॉग के टर्म में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे 2 क्वेश्चन करवाए उसी फॉर्मूले पे बेस्ड। सेम फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हमने 2 क्वेश्चंस लगाए जिसमें आपको n का वैल्यू निकालना था। आपको 2 टाइम दिए हुए थे टी आप, और 2 ही आपको क्या दिया हुआ था, कंसंट्रेशन दिया हुआ था। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन इसी पर और लगाया। उसके बाद हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया जिसमें आपको हिटन एंड ट्रायल मेथड से क्या करना था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना था। मतलब हम जिस ऑर्डर के लिए चेक कर रहे हैं उसका रिएक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ से, और के का वैल्यू निकालते हैं। अगर के का वैल्यू कांस्टेंट आता है तो हम बोल देते हैं उसी का क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वही ऑर्डर का रिएक्शन है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन और लगाया, ये टिफर का क्वेश्चन था, ये टिफर एग्जाम में आया हुआ था। देन हमने काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में स्टार्ट किया। काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन में मैंने बोला अपोजिट रिएक्शन में अपने पास केस कैसे कैसे बनेंगे। पहला केस तो इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन, आप बोल देते हो कि इक्विलिब्रियम कौन सा, जहाँ कंसंट्रेशन सेम हो। नहीं, मैंने बोला ये 3 केस बनते हैं इक्विलिब्रियम के, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। केस नंबर 1 में हमने ऐसा देखा कि ऐसे टाइम के बाद कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाए, उसको बोलते हैं कि वहाँ इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। ये 3 डिफरेंट मैंने आपके सामने केस बनाए थे। 3 डिफरेंट हमने क्या बनाए, केस बनाए, और इन 3 केस के ऊपर हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ नंबर 1 ये केस नंबर 2 का ग्राफ था जिसमें कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, रिएक्टेंट की क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, और एक टाइम के बाद दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जा रहा था। ये केस नंबर 2 था। इसके बाद केस नंबर 1 में इंक्रीज हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, बट रिएक्टेंट का ज़्यादा रह रहा था। थर्ड केस में हमने ये वाला ग्राफ बनाया। मैंने बोला इस टाइम को क्या नहीं बोलोगे,
टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं बोलोगे T1 को, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं हुआ है। तो ये था अपने पास CT वर्सेज T का तीसरा। और उसके बाद हमने पैरेलल रिएक्शन के जो अपोजिट रिएक्शन के टाइप पढ़े, 4 टाइप कौन कौन से थे, 4 टाइप कौन कौन से थे, 4 टाइप हमने देखे कि 4 टाइप कौन कौन से थे। बोलो भाई यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो ठीक है। इसके अलावा स्पेशल क्लासेस के बारे में जान लो, आज भी अपना 2 क्लास और होगा, स्पेशल क्लासेस पे भी 2 क्लास होगा अपना, उनके बारे में जान लो। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है एकदम से फास्ट। अपने आप सभी क्या करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, वीडियो को शेयर करेंगे। और आज हम मिलेंगे 3 बजे। कब मिलेंगे? 3 बजे हम मिलेंगे बायो इनऑर्गेनिक के साथ, बायो इनऑर्गेनिक के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम कहाँ मिलेंगे? उसके बाद दोबारा हम मिलेंगे कब? 5:30 पे स्पेशल क्लास में। और उसके बाद हम मिलेंगे 8 बजे स्पेशल क्लास में। तो 2 लेक्चर आज के स्पेशल क्लास के होंगे, जो कि बिल्कुल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेज इनका नहीं होता, इनका कोई चार्जेज नहीं होता, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।